अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ ब्रेस्ट अवेयरनेस पे एक सेशन हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। As per the data, as per the statistics, हर 4 मिनट में एक महिला इंडिया में डायग्नोज होती है विद ब्रेस्ट कैंसर। I mean, every 4 minutes, one woman is diagnosed with breast cancer. Every 13 minutes, we lose a woman to breast cancer. काफी भारी नंबर्स लगते हैं, है ना, जब हम इन नंबर्स को सुनते हैं। लेकिन इसमें अच्छी स्टोरी ये है कि more than 85% of the breast cancer, they are preventable, they are avoidable. हम उनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर रख सकते हैं। ये सबसे अच्छी स्टोरी है, और इस स्टोरी के ऊपर संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर काम करती है। I would like to welcome Dr. Amitabh Ray, MBBS Gold Medalist, MD, DNB, ECMO, CNCI, Kolkata. He completed his MBBS from North Bengal Medical College and Hospital, Shushruth Nagar, Darjeeling, with honors in pathology and community medicine. He secured first position in final professional MBBS examination and gold medal for highest overall marks in MBBS. He completed his MD in radiation oncology from NRS Medical College under University College of Medical Sciences in 2007. He secured first position in MD final examination in radiotherapy at West Bengal University of Health Sciences. He completed his DNB radiation oncology in the year 2008 and post MD clinical research fellowship at Actorec TMC Mumbai and ECMO. He has written many national and international papers and has received many awards and recognitions. Thank you very much for asking me to be present here today. मैं 2-4 पहले हमारे जो स्पीकर्स थे उनकी लेक्चर्स को सुन के मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. So I'm sure your audience is also getting a lot of help. मुझे मेल ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में बोलने को बताया गया है, और आई एम हैप्पी कि इस विषय में थोड़ी बहुत डिस्कशंस हो रही हैं, बिकॉज जैसा आपने ठीक बोला कि जिन चीज़ों के बारे में सब लोग जानते हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है. जैसा कि फीमेल ब्रेस्ट कैंसर्स का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से शुरू करके, स्क्रीनिंग से शुरू करके, स्टेजिंग, आगे चल के आप ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे. पर जिन चीज़ों के बारे में लोग जानते नहीं हैं, जिसको हम सो कॉल्ड मिथ कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जानकारी की वजह से लोगों को फ़ायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता. तो अलॉन्ग दोज लाइन्स इंसानों में पुरुष और स्त्री में जो ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से ही कैंसर होने की संभावना इन दोनों में अलग है. ऐसे कुछ ग्रंथ हैं, ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि महिलाओं में होते हैं, पुरुषों में नहीं होते. तो साधारण सी बात है कि महिलाओं में उस कैंसर का होना स्वाभाविक है, पुरुषों में वो होता नहीं. एक एग्जाम्पल के हिसाब से लें तो प्रोस्टेट एक ऑर्गन है जो कि पुरुषों में होता है, इस वजह से प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में ही देखा जाता है. सिमिलरली बचदानी और सर्विक्स, ये चीज़ें महिलाओं में ही होती है, पुरुषों में नहीं होती. तो साधारण सी बात है कि बचदानी का या यूट्राइन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में ही होती हैं. पर ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो दोनों जेंडर्स में, पुरुषों और महिलाओं में, दोनों में है, पर पुरुषों में वो ऑर्गन्स रूडिमेंटरी मानी जाती हैं, जिनका कोई काम नहीं है. हालांकि महिलाओं में वही ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्रेस्ट या स्तन. महिलाओं के स्तन का नॉर्मल काम हम सभी जानते हैं, बच्चों को दूध पिलाना, बच्चों को की परवरिश में मदद करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जाहिर सी बात है कि उनमें ये ऑर्गन काफी वेल डेवलप्ड होता है. पर पुरुषों में भी ये ऑर्गन होता है, पर इसका कोई साधारण काम नहीं होता. होने की वजह से पुरुषों में इस ऑर्गन का साइज और इस ऑर्गन का फंक्शन बहुत ही कम होता है, और इसी वजह से पुरुषों में इस ऑर्गन का या इस ग्रंथि का कैंसर होने का जो चांस है या होने की जो संभावना है, वो महिलाओं के मुकाबले करीब 1000% कम है, या 1000 गुना कम है, 100% कम है.
और इसी वजह से लोग इस बारे में जानते नहीं। पर जानना जरूरी इस वजह से है क्योंकि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, और ये संभावना महिलाओं से हालांकि काफी कम है पर शून्य नहीं है। और ये हमने काफी दफा देखा है कि पुरुषों में ये गलत फहमी होने की वजह से वो बीमारी को इग्नोर करते करते ऐसी एक स्थिति में हमारे पास आते हैं जबकि ठीक होने की संभावना लगभग नहीं होती। और सबसे दुखद बात यह है कि अगर सही समय पर इस बीमारी को पकड़ लिया जाता तो पुरुषों में भी ये बीमारी ठीक होने की संभावना महिलाओं जितनी ही है। इनफैक्ट इलाज भी महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर जैसा ही है। पर जानना ये जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होता है। आपने सुना इससे पहले बहुत बढ़िया लेक्चर्स दी गई इस विषय में कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकती हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की। तो अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, लेट चाइल्ड बर्थ, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीजें आपने सुनी है, पर इनमें से कुछ भी पुरुषों में नहीं होता है। तो हमारे लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है वो है उम्र, एज। और ये एक बात जो कि मैं अपने मरीजों से और जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम में हर जगह कहता हूँ कि उम्र या एज इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर एनी कैंसर, नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर। और यही शायद सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में कैंसर की इंसिडेंस इतनी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश की जनरल पॉपुलेशन की जो सर्वाइवल फिगर्स हैं वो समय के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ इस एजिंग पॉपुलेशन में कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती जा रही है, इंसिडेंस ऑफ कैंसर भी बढ़ता जा रहा है। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना उम्र के साथ बढ़ती है, और 70 साल के ऊपर तो ये काफी ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से जो एल्डरली लोग आज, जो उम्र दराज लोग आज सुन रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस विषय में ध्यान से सुने, क्योंकि आपके ब्रेस्ट एरिया में अगर कोई लंप है जरूर इसकी जांच करवाएं, क्योंकि एक बहुत छोटी सी संभावना है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। दूसरा, महिलाओं में भी ये बात काफी प्रचलित है या काफी इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के, दे आर वेरी वेल नोन। इनमें से कुछ कॉमन जीन्स हैं जो कि हमारे आज के छोटी सी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है थैंक्स टू द इंटरनेट एंड द मीडिया। तो कुछ फिल्म स्टार्स हैं विदेश में जिनमें ये म्यूटेशंस पॉजिटिव आई, जिस वजह से उन्होंने प्रिवेंटिव सर्जरीज करवाई हैं, और ये फिल्म स्टार्स सभी जानते हैं ये कौन है। तो इस वजह से जनरल पॉपुलेशन अब ये जान चुकी है कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ाने वाली कुछ म्यूटेशंस हैं, और इन म्यूटेशंस में सबसे जो कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है BRCA म्यूटेशन। और ये BRCA म्यूटेशन टिपिकली 2 टाइप्स की होती हैं, BRCA1 एंड BRCA2। इन म्यूटेशंस के होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना महिलाओं में भी ज्यादा होती है, कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है, एंड एट द सेम टाइम अगर ये म्यूटेशन पुरुषों में हो तो उनमें भी ये ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को बढ़ाता है। और केवल ब्रेस्ट कैंसर नहीं, इन म्यूटेशंस की वजह से प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती है, पैनक्रियाटिक कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती है। तो क्या जानना जरूरी है इस म्यूटेशन के बारे में? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये म्यूटेशन हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी का मतलब अगर मेरे माता पिता के जीन्स में ये म्यूटेशन है तो मुझे भी ये म्यूटेशन मिलने की संभावना है, और इट रन्स इन फैमिलीज, ये परिवारों में चलती है ये म्यूटेशन। देयरफॉर अगर किसी मेल पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या नहीं, या प्रोस्टेट कैंसर हुआ है या नहीं, या ओवेरियन कैंसर हुआ है या नहीं, या पैनक्रियाटिक कैंसर्स, द कॉमन कैंसर्स जो कि BRCA म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनके परिवार में जो दूसरे सदस्य हैं जो उनसे जेनेटिकली रिलेटेड हैं, जैसे उनके भाई बहन, उनके बच्चे, इनमें भी ये म्यूटेशन अगर पॉजिटिव है तो उनको भी केयरफुली जो है फॉलोअप या चेकअप में रखना जरूरी हो जाता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर म्यूटेशन के विषय में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है मेल ब्रेस्ट कैंसर्स में। एक और जरूरी चीज ये है कि मेल पेशेंट्स में या मेल्स में, पुरुषों में जो हार्मोन प्रेडोमिनेंट है वो है टेस्टोस्टेरोन, जिस वजह से मूंछ दाढ़ी का आना वगैरह वगैरह, ये सारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। किसी वजह से अगर ये मेल हार्मोन कम होने लगे शरीर में, तब ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे ये मेल हार्मोन कम होने की संभावना या फीमेल हार्मोन बढ़ जाने की संभावना होती है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर पूरे विश्व का आप डेटा देखें तो लगभग हर जगह ही ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना या ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो करीब 1% ऑफ ऑल कैंसर्स के हिसाब से, ऑल मेल कैंसर्स के हिसाब से देखा जाता है। पर अगर आप अफ्रीका जाते हैं तो अफ्रीका की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे
it is as high as 7 to 10%. तब प्रश्न ये उठता है कि ये हुआ कैसे, इन देशों में या इन जगहों पे ये कैंसर होने की संभावना कैसे बढ़ गई। तब पता चला कि उन देशों में इन मरीजों को लिवर की समस्या होती है, और लिवर की समस्या होने की वजह से मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन का जो बैलेंस होता है हर शरीर में, मेल के शरीर में, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जहाँ पे मेल हार्मोन कम होके फीमेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से मेल ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत रेयर हैं, बहुत ही कम देखी जाती हैं, और ये ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। कुछ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं, जिसे हमारी भाषा में सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम हालांकि जनरल इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बहुत सारी ऐसी सिंड्रोम्स हैं जिसके साथ ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड है, जिनमें से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक है, गॉर्डन सिंड्रोम एक है, ली-फ्रोमानी सिंड्रोम एक है। तो ऐसी बहुत सारी हैं जिनकी वजह से मेल ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। अब जरूरी ये है जानना कि मेल ब्रेस्ट कैंसर होने से करना क्या है, क्या कैसे समझ में आता है। तो ज्यादातर केसेस में किसी भी पुरुष के स्तन में एक साइड में, एंड दिस इज टिपिकल, मेल्स में यूजुअली एक ही तरफ ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेडीज में कभी कभार दोनों तरफ होने की संभावना हो जाती है, पर पुरुषों में कभी कभी स्तनों की डेवलपमेंट को हम लोग गायनेकोमेसिया या गायनेकोमास्टिया कहते हैं, जहां किसी भी वजह से, बहुत सारी रीजन है जिस वजह से पुरुषों में भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट चालू हो जाती है। ये ब्रेस्ट कैंसर का साइन नहीं है, पर कभी एक तरफ का ब्रेस्ट अगर बढ़ने लगे, उसमें कोई गांठ आ जाए, उसमें कोई ट्यूमर जैसा फील करने लगे, तो डेफिनेटली ये ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है और इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी हो जाता है। तो अगला प्रश्न है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो सबसे कॉमनली जो देखा गया है कि ब्रेस्ट का एक अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी, हमारी भाषा में हम लोग सोनोमैमोग्राफी कहते हैं, कि दोनों को एक साथ करवाया जाता है। और यहाँ पे अगर कोई भी संदेह प्रकट होता है तो वहां से एक नीडल डाल के सैंपल लिया जाता है, वहां की कोशिकाओं को निकाला जाता है और उसकी बायोप्सी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसको ट्रिपल असेसमेंट कहा जाता है, और इस ट्रिपल असेसमेंट के माध्यम से मोर देन 99% केसेस में आप कैंसर की डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का कैंसर डायग्नोज हो गया तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है स्टेजिंग, कि बीमारी शरीर में किस हद तक फैली हुई है, कहाँ तक ये बीमारी आपके जो है ब्रेस्ट के अलावा और कहीं गई है या नहीं, वगैरह वगैरह। ये जो चीजें इलाज डिसाइड करने के लिए और फ्यूचर का जो कच्चा चिट्ठा है जो मरीज हमसे जानना चाहते हैं कि क्या होगा मेरा फ्यूचर में, इस उत्तर को देने में काफी हद तक हमें सहायता देती है ये इंफॉर्मेशन। और उसके लिए अलग अलग तरह के स्कैन्स होते हैं जो कि एज पर रिक्वायरमेंट की जाती हैं। एट अ बेयर मिनिमम एक सीटी स्कैन, मैक्सिमम पेट सीटी स्कैन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट एंड द क्लिनिकल सिम्टम्स, ये सारी स्कैन्स की जाती हैं। और इसके बाद आप एक स्टेज तक पहुंचते हैं, जिस विषय में मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से अभी कुछ ही देर पहले हम सबको बताया। और एक दफा बीमारी के विषय में आपने बायोप्सी से कैंसर की डायग्नोसिस करके स्टेज करने के बाद इलाज की जरूरत पड़ती है। और इस इलाज में जिस तरह की महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के लिए जरूरी है, पुरुषों में भी जो कॉमन इलाज होते हैं, जैसे कि सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, जिसके विषय में मैडम ने बताया कि ट्रास्टुज़ुमैब नाम की एक दवा। तो ये कम ज्यादा मोर और लेस सेम है। जो बात जानना बहुत जरूरी है कि लोगों को कभी कभी ये गलत फहमी होती है कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में बहुत बुरा होता है या बहुत बुरी आउटकम्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्टेज बाय स्टेज अगर आप देखते हैं तो पुरुषों के ब्रेस्ट कैंसर और महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के आउटकम में, के सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं है। तो अगर किसी पुरुष को अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया तो हिम्मत मत हारिए, आप भी इलाज करके पूरी तरह ठीक होना आपके लिए संभव है। एंड फाइनली एक और चीज जो कि जानना बहुत जरूरी है, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ये गलती हमने होते देखी है हमारे प्रैक्टिस में। हार्मोन थेरेपी जो इलाज ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ये महिलाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिमिलरली पुरुषों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हार्मोन थेरेपी के मेनली दो तरीके होते हैं। एक टैमॉक्सिफेन नाम की दवा जो बहुत पुरानी और बहुत ही इफेक्टिव दवा है, बहुत ही कम खर्च की दवा है और बहुत ही लंबे समय तक यूज करने वाली दवा होती है, कम से कम 5 साल, आजकल कभी कभार 10 सालों तक भी यूज करने का सजेशन दिया जाता है। तो पुरुषों में भी टैमॉक्सिफेन यूज करने की जरूरत पड़ती है। टैमॉक्सिफेन के अलावा जो दवाएं यूज होती हैं हार्मोन थेरेपी में, जैसे कि एनास्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, एक्जिमेस्टिन, ये भी सारी दवाएं जो हैं हार्मोन थेरेपी के ही लिए यूज होती हैं। दे आर
slightly better than tamoxifen, especially in advanced breast cancer. पर जरूरी ये है जानना कि महिलाओं में भी ये दवाएं तभी यूज होती हैं जब उनका मेनोपॉज अचीव हो चुका होता है, मीनिंग नॉन फंक्शनिंग ओवरीज अगर हों किसी महिला की, जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में नॉर्मली होती हैं, तभी ये दवाएं काम करेंगी। कभी कभार हमारे कलीग्स ये भूल जाते हैं कि पुरुषों में भी ये बात सच है, जिसका मतलब ये है कि अगर पुरुषों में आपको इस ग्रुप की दवाओं का यूज करना है तो वहां पे भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी टेस्टिस नॉन फंक्शनल है। तो या तो टेस्टिकुलर सर्जरी या मेडिकेशन के माध्यम से आप टेस्टिस का फंक्शन बंद करेंगे, तभी ये दवाओं की यूज करने की जो है स्कोप करने का स्कोप आपको मिलेगा। तो इन वेरी शॉर्ट, मेल ब्रेस्ट कैंसर्स, हालांकि ये बहुत रेयर है और इसके विषय में बहुत ज्यादा आलोचना होती नहीं है, ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स फीमेल ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में ही बात करते हैं, बट थैंक यू वेरी मच संजीवनी एंड थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टुडेज प्रोग्राम, जिन्होंने इस विषय में थोड़ी बहुत जो है पहल की है, एंड आई एम श्योर किसी ना किसी को इस छोटे से लेक्चर से फायदा होगा। Thank you very much. I really want to extend my thanks to NMDC, which is doing a great job in nation building as far as their core strength is concerned. But उसके अलावा बहुत ही socially aware organization है, and इस तरह के webinars जो हम करते हैं उनको हमेशा support करती है, and because of that support we are able to reach thousands of people. तो आप लोग जो हमारे साथ Zoom पे डायरेक्टली अभी कनेक्टेड हो, इसके अलावा this webinar will be live on Facebook and other social media platforms, and I'm sure a lot of people will benefit because of this webinar. So thank you NMDC. Also a very big thanks to Fino Bank, who has come forward to support this webinar.